नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और एक मिस्ड कॉल के जरिए सीएम पार्टी से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ महेंद्र भट्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश के अंदर बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में पहले सदस्य के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मुझे सदस्यता ग्रहण कराई गई है। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहां तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुंचेंगे। गांव-गांव घर तक पहुंचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसमें अपनी बड़ी भागीदारी देखिए, आज से देवभूमि के अंदर पार्टी की संस्था का सिलगिरी स्टार्ट हो गया है। हमारे पहले सदस्य इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री राज्य के विकास के साथ साथ इसके देश के को बनाए रखने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए वो हमारे सदस्य बने हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो मतदाता है, हमारा प्रयास है व्यक्ति तक हम पहुंचे और उसे पार्टी का सदस्य बनाए। इन क्षेत्रों में कमजोर है वहां संस्था के अभियान गति को बढ़ाया जाएगा। हमारे सारे सांसद, विधायक, दायित्वधारी मंत्रीगणों के कार्यक्रम हमने कल से लगा दिए। मैं भी उत्तराखंड के जो हमारे 19 के शरण जिले हैं सभी शरण जिलों में जाकर और बूथ पर मैं भी जाकर सदस्य बनाऊंगा। इस प्रकार की श्रृंखला रहेगी। बूथ का हर परिवार तक हमारा जाना हो, उसके लिए डिप्टी भी हमारा थक चुका है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने बताया कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। तो वहीं पाखरी टाइगर सफारी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर जांच एजेंसी इसे साबित करने में सफल रही तो वह सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले मुझे जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपरिहार्य कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घेराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया, कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं हरक सिंह रावत को ईडी की तरफ से नोटिस आने पर कांग्रेस पार्टी की ओर से नाराजगी भी जताई जा रही है और इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा
कि उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। जब हरक सिंह रावत बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तो ईडी को उनके भ्रष्टाचार की याद नहीं आई, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है तब से ही ईडी और सीबीआई को उनमें भ्रष्टाचार व्यक्ति नजर आने लगा है। वहीं इस बयान पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर ईडी और सीबीआई बीजेपी के विभाग हैं तो हर मामले में विपक्ष सीबीआई जांच की मांग क्यों करता है। हरक सिंह रावत जी को ईडी का नोटिस पहली बार नहीं मिला है, वो कई बार जो है ईडी का सामना कर चुके हैं। जो भी जवाब उनसे मांगा जा रहा है वो उन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, ईडी के सामने उपस्थित भी हो रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में वो कैबिनेट मंत्री के पद पर सुशोभित थे, उसी समय के ये मामले हैं। उस समय तो ईडी को उनके भ्रष्टाचार की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया और कांग्रेस का दामन थामा तो ईडी को और सीबीआई में उनको भ्रष्टाचारी नजर आने लगा। रात दिन जो है वो कानून का सामना कर रहे हैं, जो भी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत जी एक लोकप्रिय नेता है और वो कानून का सम्मान भी करना जानते हैं और जांच एजेंसी जो भी उनसे सवाल पूछेगी उसका वो जवाब देंगे। निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो कानून से भागने वाले नहीं है। चाहे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये कोई भाजपा के डिपार्टमेंट तो है नहीं। हाँ, सरकार भाजपा के सरकार के डिपार्टमेंट है, अपना स्वतंत्र काम करते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज अपना काम करते हैं, इस पर किसी सरकार का कोई दखल नहीं चलता है। अगर वो ये कहते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं ये सरकार के अधीन चलती हैं, फिर हर बात में सीबीआई की मांग क्यों करते हैं? उनसे पूछिए, फिर क्यों कहते हैं ईडी में जांच होनी चाहिए? अगर सीबीआई ईडी पर उनका विश्वास नहीं है तो हर बार उनका एक ये विषय क्यों सामने आता है कि साहब अभी जो वसीम वाला मामला है उसमें कहते जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। अरे अगर तुम कह रहे को सरकार चला रही तो फिर क्यों मांग कर रहे हो? एक तरफ तुमको सीबीआई की मांग चाहिए और दूसरी तरफ सीबीआई ईडी कार्रवाई कर रही हो, तब तुम ये कहो कि सरकार करवा रही है। ये दोहरी बात नहीं चलेगी ना, आपको एक लाइन पकड़नी पड़ेगी। तो मेरा जहां तक कहना है जो हरक सिंह रावत जी का जिस प्रकार का विषय सामने आया है ये कोई सरकार का विषय नहीं है, ये तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का सीबीआई का अपना विषय है। साथ ही हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ईडी एक जांच एजेंसी है। हरक सिंह रावत का धन्यवाद करता हूं कि वो ईडी की पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनिए। ईडी एक जांच एजेंसी है और महाराज सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। ईडी को पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं और जो तथ्य उनको वो रखने चाहिए उन्हें रखे भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं ही एक एजेंसी जांच की मांग की गई थी। उनकी मांग के आधार पर ही एजेंसी जांच कर रही है और पूरा उत्तराखंड राज्य ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो और एजेंसी के काम में किसी प्रकार राजनीतिक विषय आने नहीं चाहिए। हरक सिंह जी से इतनी अपेक्षा है कि तथ्यात्मक विषय वहां तक दें, उस पर जो भी निंदा वो सब राज्य देखेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री ने पत्र भेजकर सीएम से 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में प्रचार करने का अनुरोध किया है। उनकी पहचान पिछले 3 सालों में सख्त कानून बनाने वाले सीएम के रूप में उभरी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी की इसी सख्ती और कुशल प्रशासक वाली छवि बनाने के लिए बीजेपी ने अब उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं नगर निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव ना होने के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने साफ कहा है कि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी की जीत भी होगी। ये सरकार हर तरफ विफल है, चुनाव नहीं करा पा रही है, ये भी असफलता है सरकार। पंचायत चुनाव भी मुझे लगता है समय पर नहीं करा पाएगी, क्योंकि सरकार पे पास जो है कि कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं है जिससे कि स्टेट को हम कैसे आगे ले जाएं, हम स्टेट के कार्यक्रमों को समय पर कैसे कराएं, कहीं भी गंभीर नहीं दिखती।
अब आप समझिए जहां हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा हो पंचायत चुनाव के लिए, नगर निगम के चुनाव के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। और सरकार वहीं बस्ती छुपती है, अलग अलग जवाब देती हुई नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान को कैसे तार तार किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर कैसे किया जा रहा है। नगर निकाय के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच रहती है और कोई भी चुनाव हो हमेशा लड़ती रहती है। हम तैयार हैं। ये कहना विपक्ष का कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते, हम चुनाव करा रहे हैं। चुनाव होगा हर नगर निगम में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्चाधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पुलिस महानिदेशक, आयुक्त समेत पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश में ज्वेलरी दुकान पर डकैती सहित अन्य अपराधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं मानसून के बाद से उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा लगातार प्रभावित तो हो ही रही है, जिसके चलते हाल ही में केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग लैंडस्लाइड के चलते प्रभावित हुआ था, जिसे अब खोल दिया गया है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग ने केदारनाथ के पैदल मार्ग के लिए नए काम सेक्शन भी शुरू किए हैं। केदारनाथ में देखिए 8 काम नए सैंक्शन किए हमने। केदारनाथ धाम जो पैदल रास्ता है, और अभी मैंने जो समीक्षा की उसमें जो संबंधित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनसे भी बात हुई है, तो रास्ता चालू कर दिया गया है। सारा माल, हमारा जो मटेरियल है, जो भी जाता है रोड पे काम करने के लिए, वो सब जा रहा है। कल से खच्चर भी जा रहे हैं। और नीचे जो सोनप्रयाग के पास एक बड़ा वॉशआउट हुआ था, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट भी बना लिया गया। उस पर 2 पुल बनाए गए हैं। नीचे नदी में उतर के पहले एक बार क्रॉस करके उधर जाते हैं, फिर उधर जाके फिर वापस इधर आते हैं क्रॉस करके, उसको भी बना लिया गया और खच्चर हमारे जाने लग गए हैं। तो पूरा रास्ता जो पैदल रास्ता है नीचे से केदारनाथ धाम तक का, उसको भी सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। और उस पे पूरा मटेरियल और जो भी सामान है, तेल है, गैस है, बाकी चीजें जो भी है, लेबर है, वो सब जा रही है सुचारू रूप से। तो उधर हल्द्वानी में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर डीएम नैनीताल के निर्देशों के क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं द्वारा असुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण विषय में कार्यशाला अलग अलग स्कूल और कॉलेज में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिले के कई विभागों, जिसमें बाल विकास और महिला सशक्तिकरण, पुलिस टीम की ओर से छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप और कई कानूनों की जानकारी भी दी गई। काफ़ी समय से फील हो रहा है कि हल्द्वानी में डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है, संवेदनशीलता हल्द्वानी के नगरीय क्षेत्र की बढ़ी हुई है। तो एक जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से योजना चलती है, उसका भी एक टास्क फोर्स भी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ज़्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। तो इस बार हमने उनकी जो बैठक थी समीक्षा, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 4-5 विभाग एक टीम बनाएं अपनी, और डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो आना जाना करती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनसे फीडबैक लिया जाए। हर डिग्री कॉलेज में, हर इंटर कॉलेज में ये टीम विजिट करेगी और उनके फीडबैक से के आधार पर शहर के जो ऐसे स्थान हैं जहां जाने में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं किसी प्रकार से, चाहे वो अंधेरे के कारण हो, चाहे वहां कोई अराजक तत्व बैठते हैं, कोई पार्क इत्यादि है या कोई इस तरह की चीज़ है, उसके कारण हो, उसमें ऐसे स्थानों की सूची बनाएंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे और वो जो लिस्ट है वो पुलिस को भी दी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को भी दी जाएगी। इसके माध्यम से इनके लिए 1 महीने का समय भी तय किया है। 1 महीने में सारे डिग्री कॉलेजेस और प्राइवेट या जो सरकारी हैं सबका विजिट होगा, ये लिस्ट बनेगी, उसके बाद इसका भौतिक सत्यापन होगा।
एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई है जिसका उद्देश्य है कि बच्चियों के बीच में हम जाएं। विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियां हैं और हर प्रकार से हम ये उनका उद्देश्य ये जानने की कोशिश करना है कि ऐसे हल्द्वानी में कौन से स्थान हैं जहां पर बच्चियों को जाने में भय का वातावरण उनको महसूस होता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों हल्द्वानी में कुछ घटना घटित हुई है, जैसे एक नहर कवरिंग वाली रोड पर आप लोगों के संज्ञान में है कि घटना घटित हुई है। बच्चियों ने वीडियो वायरल किया था जिसके बाद उसमें अरेस्टिंग भी हुई थी। तो जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण या अंधेरे के कारण कोई घटना हुई हो, तो बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मैम चिंतित है। उसके क्रम में ये कमेटी मैम ने बनाई है। आज हम लोग ने यहाँ डिग्री कॉलेज में बच्चियों से जब बात करी तो हमें हल्द्वानी के काफ़ी स्थान एक दिन में ही चिन्हित होकर मिल चुके हैं, जिसमें बच्चियों ने बताया है कि किस प्रकार उनको इस रोड पर चलने में ऐसा महसूस हुआ, भय का वातावरण लगा और उन्हें क्या क्या समस्या आई या अंधेरे में किसी ने उनको कब कमेंट किया या कुछ भी किया। तो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ये घटना उनके साथ ना हो, इसके लिए मैम का निर्देश है। उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट मैम को देगी। साथ ही इसमें हमारे कुछ सुझाव भी हैं। हमारे 18 स्थान आइडेंटिफाई हुए हैं और ये आज शुरुआत थी। डीएम मैडम के निर्देश से एक सुरक्षित माहौल हल्द्वानी में करने के लिए और कुछ गलत घटनाएं न हो और बालिकाएं हमारी सुरक्षित रहें, इसकी एक मुहिम छोड़ी गई है, स्टार्ट की गई है और महिला डिग्री कॉलेज से इसकी स्टार्टिंग की गई और हल्द्वानी के समस्त विद्यालयों में करने का 1 महीने के अंदर करने के निर्देश मैडम के हैं। आज जैसे हमारे 18 स्थान चिन्हित हुए हैं और भी एक जगह अभी आज दूसरी कार्यशाला एक जगह और दूसरे विद्यालय में हो रही है, कुसुमखेड़ा में, वहाँ भी चिन्हित हो रही होगी और प्रतिदिन 4 टीमें बनाई गई हैं। तो हम 1 महीने में सारे विद्यालय कवर करेंगे। उसके इनमें जो स्थान चिन्हित होंगे हम ये पुलिस विभाग के संग और अन्य विभागों के संग, जैसे लाइट की समस्या होगी तो संबंधित नगर पालिका के संग, और वहाँ हम इसको शेयर करेंगे लिस्ट, ताकि जो असुविधाएं बालिकाओं के लिए हैं उनको दूर किया जा सके। पहले तो ये कार्यशाला जो थी ये लड़कियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर थी और मैं कहती हूँ कि कार्यशाला होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर कॉलेज हर स्कूल्स में होनी चाहिए, ताकि लड़कियाँ को ये पता चले कि कौन सी जगह सेफ है कौन सी जगह अनसेफ है। और ठीक ये होना चाहिए। और मैं दूसरा कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो होती है वो भी स्कूल और कॉलेजेस में कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन तो होनी चाहिए। 1 घंटा उसको भी देना चाहिए। आप योगा को देते हो, आप जो और एक्टिविटीज़ होती है उनको देते हो, 1 घंटा सेल्फ डिफेंस का भी होना चाहिए। आज की जो कार्यशाला थी वो जिला अधिकारी द्वारा कराई गई, उनके निर्देशों के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ और इसमें विभिन्न विभाग के बहुत सारे पदाधिकारी आए थे। और आज की इस कार्यशाला का मुख्य जो उद्देश्य था वो था लड़कियों को जागरूक करना, लड़कियों की सेफ्टी को लेके आगे बढ़ना, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे समाज में आज परिस्थितियाँ हो रही है तो उसको लेके हल्द्वानी के हमारे जिला के अधिकारियों द्वारा ये प्रयास किया गया है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। इस अभियान में, इस कार्यशाला में आज सभी छात्राओं बहनों से पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो अनसेफ फील करती है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कों से वो असुरक्षित फील करती है। तो उधर खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने आपदा राहत राशि से वंचित परिवारों को लेकर तहसील परिसर में एक लोकतांत्रिक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही से अपात्रों को राहत राशि का चेक बांटा गया, जबकि तमाम पात्र परिवार वंचित रह गए हैं। नुकसान हुआ, घरों में पानी भर गया, कहीं पे 6 फीट, कहीं पे 8 फीट, कहीं 10-12 फीट पानी भी भरा और उसमें सरकार द्वारा 10 करोड़, पहले 10 करोड़ फिर और धनराशि जो है स्वीकृत की गई और हर परिवार को जिसका नुकसान हुआ उसको 5,000 रुपये देने की बात है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ये 2, 4, 5 गाँव के लोग हैं जो खुद आए हैं, इसमें हमने किसी को नहीं किया कि ये चक्कर मारते मारते इनकी 5,000 से ज़्यादा खर्च हो गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिली। मैंने अपने माध्यम से भी उप जिलाधिकारी को भी, तहसीलदार को भी, जहाँ क्षेत्रीय पटवारी उनको भी, जो लोग आते हैं जो पात्र हैं उनकी लिस्टें भेजते हैं, लेकिन कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर सरकार का पैसा नुकसान जिन लोगों का हुआ उनके लिए आया है तो इन पात्र लोगों को मिलना चाहिए। आप देख रहे हो कितनी संख्या में लोग यहाँ हैं, कुछ अभी बाहर खड़े हैं, कुछ रास्ते में हैं। ये सब गरीब लोग जिनके यहाँ नुकसान हुआ है।
गढ़वाल मंडल में 3 करोड़ की लागत से जल्द ही फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। दरअसल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को गढ़वाल मंडल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालन के शुरू करने के लिए 2 महीने की डेडलाइन भी दे दी है। इस पर जानकारी देते हुए फूड ड्रग लैब इंचार्ज निशांत त्यागी ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। एफडीए भवन में 3 मंजिल पे इसका स्थान भी चिन्हित किया जा चुका है और इस 2024-25 के एमओयू में हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ फंड इसके लिए मिल जाए। उम्मीद है कि जल्दी वो फंड मिल जाएगा और उस फंड मिलने के बाद जो आगे की टेंडर प्रक्रिया है वो चालू की जाएगी। उम्मीद है कि 2 महीने में ये टास्क अचीव किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड जल संस्थान में ठेके पर कार्यरत श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ मार्च खोल दिया है। दरअसल हल्द्वानी में उत्तराखंड जल संस्थान समवेत श्रमिका संघ के बैनर तले श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने सरकार से विभागीय सुविधा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी, जिसको लेकर वह सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यदि अभी भी सरकार उनकी मांग पर विचार नहीं करती तो वो सचिवालय कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड जल संस्थान के ठेके पर कार्यरत पूरे उत्तराखंड में 2000 से ज्यादा की संख्या में ठेकाकर्मी कार्यरत हैं, जिनको 15 से 20 साल हो गए। 2023 में माननीय पुष्कर धामी जी ने एक आदेश जारी किया कि इनको पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मचारी के रूप में लिया जाए सारे विभागों के लिए। उसका पालन कराने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका 24 दिन से देहरादून में धरना चल रहा है और आज कुमाऊं मंडल के लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर इस पर शासनादेश का पालन नहीं किया जाता तो हम सचिवालय कूच और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे, क्योंकि ये हम तो कह नहीं रहे, सरकार करे कि ये काम करो तो उसका पालन आखिर कौन नहीं कर रहा। इस लड़ाई के लिए हम सड़कों पर हैं और इनको ठेकेदार जो है 2500, किसी को 5000, किसी को कैसा ही इनका उत्पीड़न कर रहा है। इनका ये शायद केफ नहीं करता, जो श्रम कानून है उनका पालन नहीं हो रहा, तो उनका पालन करने के लिए जरूरी है कि पोर्टल के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाए। आज हल्द्वानी में 1 दिवसीय धरना है, क्योंकि हम प्रांत के आह्वान पर हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा 29 दिनों से लगातार धरना चल रहा है देहरादून में 29 तारीख जुलाई महीने से। तो सर उसमें कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं है और हम लोगों की केवल एक सूत्री मांग थी कि जो अन्य ठेकेदार हैं ये ठेकेदारों को हटाकर हमें केवल एक विभागीय संविदा दी जाए या फिर किसी ओपनल के माध्यम से या पीआरडी के माध्यम से किसी भी संस्था में हमें समायोजित किया जाए, लेकिन किसी पोर्टल में तो विभाग ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी है। अभी तक हमारा लगातार धरना जारी है और ये एक सूत्री मांग को लेकर हम लोग हल्द्वानी में पुनः 1 दिवसीय धरने के लिए उपस्थित हैं। आगे सर हमारा सचिवालय कूच जैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि इसके बाद भी अगर विभाग में कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लोग सचिवालय कूच करेंगे। जहां तक मेरा मानना है कि 12 तारीख की डेट निकलने वाली है, यदि इसमें कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है। तो उधर हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम पर हुई डकैती से सराफा कारोबारियों में नाराजगी है। कारोबारी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर सराफा कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की, साथ ही सरकार से बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग उठाई है। के अंदर घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। कहीं न कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की कोई न कोई ढील रही है। कल जिस प्रकार से दिन दिहाड़े ये कांड हुआ ये बिल्कुल ही निंदनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने फायरिंग करी, अब भय का माहौल बना हुआ है व्यापारियों के अंदर, सराफा व्यापारियों के अंदर, अंधे व्यापारियों के अंदर कि यहाँ पर रहकर व्यापार किस प्रकार किया जाए और कैसे किया जाए। इसकी सुरक्षा के लिए हमें शासन प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ आश्वासन दे या हमारे लिए कुछ कड़क कदम उठाएं। व्यापारी एकजुट होकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आगे अब एसएसपी साहब और एसपी सिटी साहब को ज्ञापन देने का चाह रहे हैं ताकि वो यहाँ मौके पर अपना ज्ञापन लें। अगर ये खुलासा जल्दी नहीं होता तो अनिश्चितकालीन सराफा बाजार और अन्य व्यापार बंद रहेगा। मैंने जिस तरीके से यहाँ बालाजी पर लूट हुई है, आज हम पुलिस से ये आश्वासन मांगेंगे कि इस घटना को जल्दी से जल्दी खुलासा करे, नहीं तो पूर्ण व्यापार मंडल, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और समस्त व्यापार मंडल हमारे साथ सपोर्ट के लिए पूरे बाजार को निश्चितकालीन के लिए बंद करा देंगे। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और एक खुली चेतावनी देने आए हैं कि इस लूट को जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए, नहीं तो ये पूरा व्यापार मंडल हम बंद करेंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।